आज के समय में लोग भले ही भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने भी कभी ना कभी अपने आसपास ऐसी एनर्जी को जरूर महसूस किया होगा। दाओ हिल कुर्शियोंग एक छोटा सा हिल स्टेशन जहां की खूबसूरती किसी का भी मन मोह ले। जंगल, पहाड़, चाय के बागान और ऑर्किड के उद्यान यहाँ की विशेषताएं हैं जो लोगों को बहुत लुभाती हैं। लेकिन मन मोह लेने वाली इन विशेषताओं के बिल्कुल विपरीत दाओ हिल कुर्शियोंग के कुछ भयानक और भूतिया किस्से भी प्रचलित हैं। पश्चिम बंगाल में बसा दाओ हिल कुर्शियोंग हिल स्टेशन, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,864 फीट है। कई लोग मानते हैं कि अंग्रेजी के कर्ष शब्द का अर्थ होता है श्राप, और इसी श्राप अर्थात कर्ष शब्द से इस जगह का नाम कुर्शियोंग पड़ा, जिसको लोग श्रापित जगह भी कहते हैं। कहते हैं दिन में तो कुर्शियोंग हिल स्टेशन प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित रहता है, लेकिन रात होते ही डरावने और भयानक स्थान में तब्दील हो जाता है। लोगों की माने तो रात में एक सिरकटा भूत दाओ हिल कुर्शियोंग के जंगलों में घूमता है। दाओ हिल्स प्राकृतिक सुंदरता के साथ यहाँ रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमेशा होती रहती हैं। दाओ हिल्स स्टेशन घूमने आने वाले पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ के भूतिया स्थानों से जुड़ी डरावनी और भूतिया कहानियां सुनकर हमेशा सन्न रह जाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपका भी हर जगह को देखने का नजरिया बदल जाएगा। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 247। कहते हैं दाओ हिल कुर्शियोंग के जंगलों में कई सालों पहले एक लकड़हारे का परिवार रहता था, जो कुर्शियोंग के जंगलों में लकड़ी काटने का काम करते थे। जंगल में डरावनी और भयानक आवाजों का सुनाई देना या जंगल में बड़ी धुंध के बीच अजीब परछाइयों का दिखना, ये सब उस परिवार के लिए आम बात थी। दिन भर वो लकड़हारा और उसका परिवार जंगल में लकड़ी काटने का काम किया करते थे, पर रात होने के साथ ही अपने परिवार के साथ अपने घर में दुबक जाते। फिर भले ही बाहर जंगल में किसी तरह की आवाज हो या कुछ भी हो जाए, वो परिवार बाहर नहीं निकलता था। उस लकड़हारे को इस जंगल के बारे में कुछ ऐसी जानकारी थी जो वो और उसका परिवार इतने समय से इस जंगल में सुरक्षित थे। कहते हैं अच्छी और बुरी शक्तियां दोनों इसी संसार में मौजूद होती हैं, जो कभी भी बेवजह इंसानों के रास्ते में नहीं आती। बस इंसान ही कभी कभी उन शक्तियों से टकरा जाता है और फिर शुरू होती हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो हम सबकी सोच और समझ से बिल्कुल परे होती हैं। उसके कई सालों बाद इस जंगल में ऑर्किड की खेती के निरीक्षण के लिए कुछ लोग आए, जिन्होंने इस जंगल को काटना और तहस नहस करना शुरू किया। तो उस लकड़हारे का बताना था कि साहब, ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ जो दिखता है वो असल में होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता ही नहीं है। उस लकड़हारे की इन सभी बातों को एक कहानी समझकर उन लोगों ने अपना काम जारी रखा, और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे बहुत ही रहस्यमयी तरीके से वो सब लोग एक एक करके गायब होते चले गए। उसके बाद से ही हालात इस कदर बिगड़े कि उस लकड़हारे को धुंध में दिखने वाली परछाइयां भी अब साफ साफ दिखने लगी थी। दिन में भी बहुत अजीब घटनाएं होने लगी। इसके साथ साथ ऐसे लोग दिखने लगे जो दिखते और आंख झपकते ही गायब हो जाते। इसी के चलते उस लकड़हारे ने जंगल छोड़ दिया और इंसानी इलाकों की तरफ चला गया। समय के साथ ये बातें पुरानी होती गई और अफवाहों में बदल गई, पर आज भी रात में उस तरफ लोग जाने से डरते हैं। कोलकाता में रहने वाला करमजीत, जिसे जंगलों और पशु पक्षियों से काफी लगाव था, इसी के चलते हमेशा से ही करमजीत
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए अप्लाई करता रहता था। और 2009 में करमजीत का ये सपना आखिर पूरा हुआ। उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। करमजीत इस बात से काफी खुश था। एक तो उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी मिली थी और दूसरा उसकी पोस्टिंग कुर्सियांग दाओ हिल्स के जंगलों में हुई थी, जहां उसे 3 दिन बाद पहुंचकर ज्वाइन करना था। कोलकाता से कुर्सियांग लगभग 14 घंटे की दूरी पर था। करमजीत ने उसी दिन सारी तैयारियां की और अगले ही दिन दाओ हिल्स के लिए निकल गया। शाम तक वो दाओ हिल पहुंच चुका था। सरकार द्वारा ही करमजीत को वहां एक फॉरेस्ट हाउस दिया गया, जहां लक्ष्मण नाम के एक व्यक्ति को देख रेख के लिए रखा गया था। लक्ष्मण करमजीत को देखते ही बोला, अरे साहब आ गए आप, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। ये सुनते ही मुस्कुराते हुए करमजीत ने जवाब दिया, जी हाँ, आखिर पहुंच ही गया मैं यहाँ। कितनी दूर है ये फॉरेस्ट हाउस यहाँ से? सामान उठाते हुए लक्ष्मण ने जवाब दिया, बस 10 मिनट दूर है साहब, नया बना है अभी। 1 साल पहले यहाँ से फॉरेस्ट ऑफिस भी नजदीक है और आपका पेट्रोलिंग एरिया भी। ये सुनते ही कुछ सोचता हुआ करमजीत एक बार फिर बोला, तो पहले फॉरेस्ट ऑफिसर कहाँ रहते थे? इस पे लक्ष्मण का बताना था कि एक फॉरेस्ट हाउस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है, वहां रहते थे, पर अब वहां कोई नहीं रहता। कहते हैं रात को बहुत अजीब आवाजें और घटनाएं वहां हमेशा होती रहती थी, इसीलिए वहां कोई रहता ही नहीं। तभी जंगल के बाहर ये फॉरेस्ट हाउस बनाया गया। यही सारी बातें करते हुए करमजीत और लक्ष्मण फॉरेस्ट हाउस पहुंचे। देखने पर यह जगह काफी अच्छी और सुंदर थी, पर आसपास चारों तरफ जंगल होता तो और भी शांति होती। यही सोचता हुआ करमजीत फॉरेस्ट हाउस में चला गया। सामान वगैरह रखकर करमजीत बेड पर लेटने को हुआ तो लक्ष्मण ने अंदर आते ही कहा, साहब आप आराम करिए, कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना, मैं खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर दरवाजा बंद करके लक्ष्मण बाहर चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे करमजीत की कब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला, और जब आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे कि तभी लक्ष्मण हाथ में चाय का कप लिए कमरे में आते हुए बोला, अरे साहब कल ज्यादा ही थक गए थे आप, रात का खाना भी नहीं खाया आपने और गहरी नींद में थे तो मैंने उठाया भी नहीं। इतने में करमजीत अपने बिस्तर से उठते हुए बोला, हाँ लक्ष्मण, काफी थका हुआ था मैं, और हाँ आज ब्रेकफास्ट जरा जल्दी बना देना, मुझे आज जल्दी जाना है। ये कहकर करमजीत नहाने चला गया और जब तक वापस आया तब तक लक्ष्मण ने ब्रेकफास्ट लगा दिया था। तकरीबन 9 बजे तक करमजीत को फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर ज्वाइन करना था। ब्रेकफास्ट करके करमजीत ऑफिस के लिए निकल गया, जहां उसे जंगल के बारे में सारी जानकारी और पेट्रोलिंग एरिया के बारे में बताया गया। करमजीत 2 गार्ड्स के साथ गाड़ी में अपनी पेट्रोलिंग पर निकला। गाड़ी में बैठा करमजीत बाहर देखता हुआ काफी खुश था कि आखिर जो वो चाहता था सब वैसा ही हो रहा था कि तभी गाड़ी में बैठे एक गार्ड ने कहा, साहब अच्छा है कि इस एरिया में दिन की शिफ्ट है, रात के लिए तो ये एरिया बहुत खतरनाक है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पूरे इलाके में रात को भूत प्रेत घूमते हैं। ये सुनते ही करमजीत ने उस गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो तुमने कभी रात में आकर यहाँ देखा किसी भूत को? इस पे उस गार्ड का बताना था, नहीं साहब, रात को इस तरफ कोई नहीं आता। ये सुनते ही करमजीत ने एक बार फिर बोला, यही तो बात है, जो रातों में लकड़ी की चोरी या कोई और गैर कानूनी काम करते हैं उन्हीं द्वारा ये अफवाहें फैला दी जाती हैं और सब लोग डर से इस तरफ नहीं आते। इससे चोरों का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है, समझे? ये भूत प्रेत बस कहानियों में अच्छे लगते हैं, असलियत में बस इंसान होते हैं। बातें करते हुए वो सब घने जंगल के बीचों बीच आ चुके थे, जहां हर तरफ घने पेड़ और जंगली जानवरों की आवाजों के बीच एक अजीब सी आवाज बार बार उन तीनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस आवाज को सुनने से ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी सी लोहे की धातु को पत्थर पर मार रहा हो। उन तीनों ने गाड़ी के अंदर से ही
चारों तरफ देखा, पर उस घने जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद करमजीत ने गाड़ी रोकने का इशारा किया और गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगा। वो आवाज जंगल में चारों ओर गूंज रही थी। इसी वजह से ये पता लगा पाना काफी मुश्किल था कि आखिर ये आवाज किस तरफ से आ रही है। कि तभी करमजीत ने उन दोनों गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, चलो यहाँ से हम पैदल जाएंगे इस आवाज को सुनते हुए। ये सुनते ही वो दोनों गार्ड्स भी गाड़ी से उतरकर करमजीत के पीछे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो तीनों जंगल के अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जंगल से आती जानवरों की आवाजें बहुत ही अजीब और भयानक होती जा रही थी। इसके साथ वो पत्थर पर मारने की आवाज भी और नजदीक होती जा रही थी। अभी उन तीनों का ध्यान इन सभी आवाजों में था कि तभी पीछे चल रहे उन दोनों गार्ड्स को साफ साफ महसूस हुआ, मानो ठीक उनके पीछे से कोई भागता हुआ पेड़ों के पीछे छुपा हो। ये देखने के लिए जैसे ही एकदम से दोनों गार्ड्स पीछे मुड़े तो पीछे देखकर उनकी सांसें अटक गई, क्योंकि पेड़ के पीछे एक हवा से लटकता हुआ कपड़ा उन दोनों को साफ साफ दिख रहा था। कि तभी डरते हुए गार्ड ने करमजीत को आवाज लगाते हुए बोला, साहब उस पेड़ के पीछे कोई है। ये सुनते ही करमजीत ने उन दोनों की तरफ मुड़ते हुए बोला, अरे अब क्या दिख गया तुम दोनों को। उंगली का इशारा करते हुए उन दोनों ने पेड़ की तरफ देखा। धीरे धीरे करमजीत उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा और पास जाकर पेड़ के पीछे देखा तो कपड़े का एक टुकड़ा पेड़ से लटका था। उसे वहां से उतारते हुए करमजीत ने बोला, अरे कोई नहीं है यहाँ, बस कपड़ा है, कितना डरते हो तुम लोग यार, चलो आगे अब। धीरे धीरे वो तीनों आगे की तरफ बढ़ने लगे। अभी 10 ही कदम आगे गए होंगे कि एक बार फिर वही आवाज उन तीनों को साफ साफ सुनाई देने लगी। और अब ये आवाज उन तीनों के ठीक सामने थोड़ी दूरी पर पत्थरों के पीछे से आ रही थी। दोनों गार्ड इस जंगल की बहुत कहानियां सुन चुके थे, जिसके कारण वो दोनों काफी डरे हुए थे। करमजीत बिल्कुल बिना डरे आगे की तरफ बढ़े जा रहा था। पत्थर के पीछे जाकर देखा तो शिकारियों द्वारा लगाया फंदा पेड़ पर लटका था और बार बार पत्थर से टकराकर ये आवाज कर रहा था। उसी तरफ देखते हुए करमजीत ने बोला, तुम्हारे भूत के डर की वजह से कितने ही जानवर इस फंदे में फंसकर मरे होंगे, सोचो जरा। उस फंदे को खोलकर वो तीनों गाड़ी की तरफ मुड़े कि तभी गार्ड ने थोड़ा डरते हुए बोला, साहब यहाँ से थोड़ी ही दूर पुराना फॉरेस्ट हाउस भी है, वहां रहे सभी फॉरेस्ट ऑफिसर ने यहाँ भूत होने की बात कही है। ये सुनते ही करमजीत ने एकदम से बोला, अच्छा उस फॉरेस्ट हाउस तक गाड़ी भी जाती है क्या? तभी दूसरे गार्ड का बताना था, हाँ साहब गाड़ी से भी जाया जा सकता है वहां। ये सुनते ही करमजीत ने हामी भरी और पीछे गाड़ी की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो तीनों गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठकर उस पुराने फॉरेस्ट हाउस की तरफ निकल पड़े। गाड़ी में बैठे करमजीत ने बाहर देखते हुए एक बार फिर बोला, कितनी शांति होती है जंगल में और लोग हर जगह को भूतिया बोलकर बदनाम कर देते हैं। तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद ही वो सब उस पुराने फॉरेस्ट हाउस के सामने खड़े थे। घने जंगल के बीचों बीच हर तरफ हरियाली ही हरियाली और उसी के बीच बना वो फॉरेस्ट हाउस देखकर करमजीत की खुशी का ठिकाना नहीं था। मानो करमजीत रहने के लिए ऐसी ही एक जगह ढूंढ रहा था। करमजीत ने उस फॉरेस्ट हाउस को चारों तरफ से देखना शुरू किया तो करमजीत को ये जगह काफी पसंद आई थी। कि तभी करमजीत गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ कोई इस गेस्ट हाउस की देखरेख के लिए भी नहीं रहता क्या? ये सुनते ही गार्ड का बताना था, रखा है साहब,
एक लोकल व्यक्ति है जो कभी कभी आकर यहाँ सफाई वगैरह करके जाता है। ये सुनते ही करमजीत ने कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा कल से उसे यहाँ सफाई करने के लिए बोल दो, परसों से मैं यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। ये सुनते ही वो दोनों गार्ड डर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगले दिन ही उस फॉरेस्ट हाउस को साफ करवाया गया और करमजीत अपना सारा सामान समेटकर उससे अगले दिन ही वहां शिफ्ट हो गया। वहां साफ सफाई करने वाले उस व्यक्ति ने रात को रुकने से बिल्कुल मना कर दिया। काफी समझाने के बावजूद भी वो व्यक्ति वहां रुकने को तैयार ही नहीं था। तो करमजीत ने लक्ष्मण को बुला लिया। आज करमजीत का यहाँ पहला ही दिन था। पक्षियों की चहचहाने की आवाज और एक अजीब सी शांति में करमजीत काफी अच्छा महसूस कर रहा था। दिन भर करमजीत यहाँ वहां घूमा और शाम होते ही उस जंगल का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। एक अजीब सा सन्नाटा और हवा से होती एक डरावनी सी आवाज करमजीत को थोड़ा अजीब लग रहा था। जैसे जैसे वहां अंधेरा घिर रहा था, एक डरावनी और भयानक मनहूसियत हर तरफ महसूस हो रही थी। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। लक्ष्मण किचन में खाना बना रहा था कि तभी खिड़की पे एक आवाज हुई। लक्ष्मण ने पलटकर खिड़की की तरफ देखा तो आवाज अभी भी आ रही थी, पर खिड़की के पास कोई नहीं दिख रहा था। हवा से खिड़की हिल रही होगी, यही सोचकर लक्ष्मण एक बार फिर अपने काम में लग गया कि तभी एक बार फिर खिड़की के बाहर से आवाज हुई। और अब इस आवाज को सुनकर ऐसा लगा मानो कोई खिड़की के बाहर से जोर जोर से खिड़की को पीट रहा हो। डर से एकदम लक्ष्मण ने पीछे खिड़की की तरफ देखा और धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। खिड़की के खोलते ही अंदर से होती रोशनी में लक्ष्मण ने साफ साफ देखा धुंध में बनी एक भयानक आकृति जो खिड़की खोलते ही जंगल की तरफ चली गई। डर से एकदम लक्ष्मण वहीं पत्थर बना ये सब देखता रहा। लक्ष्मण ने जल्दी से खिड़की को बंद किया और बाहर हॉल में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ करमजीत अपने कमरे में बैठा एक किताब पढ़ रहा था जब जंगल से आती एक भयानक चीख की आवाज करमजीत को साफ साफ सुनी। एकदम से करमजीत ने उठकर खिड़की से बाहर टॉर्च की रोशनी में देखा तो पूरे जंगल में एक अजीब सी धुंध चारों तरफ फैली हुई थी। करमजीत अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आया तो लक्ष्मण पहले से ही डरा हुआ किचन की तरफ देख रहा था कि तभी लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखते हुए करमजीत ने बोला, लक्ष्मण तुमने वो चीख सुनी क्या? डरते हुए लक्ष्मण ने करमजीत की तरफ देखते हुए बोला, साहब चीख तो नहीं सुनी, पर किचन की खिड़की पर कोई था। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो बिजली की गति से कोई जंगल की तरफ भाग गया। ये सुनते के साथ ही करमजीत ने बोला, कोई जानवर होगा लक्ष्मण, खाना बन गया हो तो लगा दो, बहुत भूख लगी है। ये कहकर करमजीत अपने रूम की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में लक्ष्मण ने खाना लगाया और दोनों खाना खा के सोने चले गए। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। गहरी नींद में सोए करमजीत की आंख बाहर से आती उसी लोहे के फंदे की आवाज से खुली जो वो पेट्रोलिंग के दौरान सुन चुका था। अलसाया हुआ करमजीत अपने बिस्तर से उठा और टॉर्च की रोशनी में बाहर देखने को हुआ तो बाहर देखकर करमजीत की हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि काले घने अंधेरे में बिना किसी रोशनी के लक्ष्मण फॉरेस्ट हाउस के ठीक बाहर एक पेड़ के पास खड़ा था। करमजीत के देखते ही लक्ष्मण जंगल की तरफ जाने लगा। करमजीत अभी उसे आवाज लगाता कि वो पेड़ों के बीच कहीं गायब हो गया।
करमजीत जल्दी से जैकेट उठाता हुआ कमरे से बाहर निकला और मेन दरवाजा खोलते ही जंगल की तरफ लक्ष्मण के पीछे पीछे उसे देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। जंगल में चलते हुए करमजीत के पैरों से चटकती सूखी लकड़ियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस पूरे जंगल में और कोई आवाज ही ना हो। टॉर्च की रोशनी में करमजीत चारों तरफ देखता हुआ फॉरेस्ट हाउस से काफी दूर निकल आया था कि तभी करमजीत को थोड़ी ही दूरी पर चलता हुआ लक्ष्मण एक बार फिर दिखा और उसके साथ ही वो फंदे की आवाज एक बार फिर सुनाई देने लगी। करमजीत ने लक्ष्मण को आवाज देकर बुलाने की कोशिश की, लक्ष्मण लक्ष्मण, पर मानो लक्ष्मण को उसकी आवाज सुनाई ही ना दी हो। बिना पीछे मुड़े लक्ष्मण बस आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे वो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। तभी एकदम से लक्ष्मण रुका और एक आदमी की दर्द से कराहने की आवाज आने लगी। करमजीत ने टॉर्च की रोशनी में डरते हुए चारों तरफ देखा कि तभी लक्ष्मण ने उंगली का इशारा करते हुए करमजीत को आगे देखने का इशारा किया। करमजीत ने टॉर्च की रोशनी में आगे आकर देखा तो उस फंदे में एक आदमी फंसा था और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। करमजीत टॉर्च की रोशनी में उस आदमी को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तो करमजीत की आंखों के सामने सामने ही वो आदमी गायब हो गया। ये देखते ही करमजीत पीछे भागने को मुड़ा तो पीछे मुड़ते के साथ ही डर से उसकी रूह तक कांप उठी, क्योंकि करमजीत के ठीक पीछे खड़ा लक्ष्मण भी अब वहां नहीं था कि तभी पूरे जंगल में अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। बिना कुछ सोचे करमजीत जैसे ही फॉरेस्ट हाउस की तरफ भागने को हुआ तो ठीक उसके पीछे एक बिना सिर के इंसान खड़ा था। ये देखने के साथ ही करमजीत चीखता हुआ अपनी नींद से जागा। डर से उठते हुए करमजीत ने चारों तरफ घूमकर देखा तो वो कमरे में अपने बिस्तर पर ही था। बिस्तर से उठकर करमजीत ने टेबल पर रखे जग से पानी पिया और जग रखने को अभी हुआ ही था कि तभी वही आवाज उसे एक बार फिर साफ साफ सुनाई दी। खिड़की से टॉर्च की रोशनी में करमजीत ने बाहर देखा तो डर से करमजीत के हाथ पैर कांप गए, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही लक्ष्मण पेड़ के पास खड़ा था जैसे करमजीत ने अभी अभी सपने में देखा था। ये देखते ही डरता हुआ करमजीत लक्ष्मण के कमरे तक गया। दरवाजा खोला तो लक्ष्मण बिस्तर पर ही सोया था। धीरे धीरे लक्ष्मण को उठाता हुआ करमजीत बोला, लक्ष्मण उठो लक्ष्मण। ये बोलते हुए करमजीत ने लक्ष्मण को अभी हिलाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि लक्ष्मण ने लेटे लेटे ही कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था साहब। ये सुनते ही मानो करमजीत अपने सपने से जागा हो और चारों तरफ देखता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि करमजीत अभी भी अपने कमरे में उसी खिड़की के पास खड़ा था। ये अभी तक जो भी करमजीत के साथ हुआ था ये करमजीत की सोच और समझ से बिल्कुल परे था। करमजीत की चिल्लाने की आवाज सुनकर लक्ष्मण उसके कमरे में दौड़ता हुआ पहुंचा तो डरता हुआ करमजीत हड़बड़ाता हुआ बोला, लक्ष्मण यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, हम अभी शहर की तरफ जाएंगे। लक्ष्मण इन सभी घटनाओं से पहले ही डरा हुआ था। फिर करमजीत को समझाते हुए बोला, साहब सुबह का इंतजार करते हैं, यहाँ से शहर काफी दूरी पर है और जंगल के बीचों बीच जाने में काफी खतरा है। पर करमजीत के साथ घटी इन सभी घटनाओं से करमजीत काफी डर चुका था
और लक्ष्मण की किसी भी बात को न मानकर बाहर की तरफ जाने लगा। टॉर्च की रोशनी में दोनों चारों तरफ देखते हुए जंगल के बीचों बीच से होते हुए वो दोनों शहर की तरफ जाने लगे। अभी उस फॉरेस्ट हाउस से तकरीबन 10 मिनट की दूरी तक गए होंगे कि उन दोनों को साफ साफ महसूस होने लगा, मानो कोई उन दोनों के पीछे पीछे चल रहा हो। पलटकर देखा तो पूरे जंगल में उन दोनों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी पूरे जंगल में बहुत डरावनी और भयानक आवाजें उन दोनों को सुनाई देने लगी। डरते हुए करमजीत और लक्ष्मण आगे की तरफ दौड़ने लगे। अभी वो दोनों थोड़ा ही दूर गए थे कि तभी उनके ठीक सामने से कोई दौड़ता हुआ दाईं तरफ के पेड़ों के बीचों बीच जाता हुआ उनकी आंखों के सामने सामने ही गायब हो गया। अभी करमजीत और लक्ष्मण इस डर से निकले भी नहीं थे कि जंगल में चारों तरफ घास पर चलते कदमों की आवाज आने लगी। एक बार फिर करमजीत और लक्ष्मण बिना कुछ देखे अंधाधुंध शहर के उस कच्चे रास्ते पर भागने लगे तो उन दोनों को साफ साफ सुनाई दे रहा था कि उनके पीछे बहुत से लोग भागते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। बिना पीछे देखे भागते हुए उस जंगल से बाहर निकलते ही उन दोनों को महसूस हो रहा था कि अब उनके पीछे भागते कदम अचानक रुक चुके थे। पलटकर देखा तो उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि टॉर्च की रोशनी में उन दोनों के सामने उसी जंगल में एक बिना सर का व्यक्ति खड़ा था, जो बिना सिर के मानो उन्हीं की तरफ देख रहा था। आज इस घटना को 14 साल हो चुके हैं और आज भी करमजीत इस घटना के बारे में सोचकर डर जाता है। हम इन घटनाओं को माने या ना माने, पर भूत प्रेत और आत्माएं इंसानों को तब तक अपने होने का एहसास करवाते रहते हैं जब तक उनकी आखिरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।